नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एवं डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने शनिवार को राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के केंद्रीय राज्य फॉर्म सूरतगढ़ का किया दौरा। कहा कि किसान भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़, किसान बदलाव का बने केंद्र बिंदु। कृषि उत्पादों का मार्केट बड़ा है, लेकिन किसानों की भागीदारी पर्याप्त नहीं। शिक्षित युवा किसानों को कृषि उत्पादों के व्यापार पर ध्यान करना चाहिए केंद्रित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तराखंड में मध्य क्षेत्रीय परिषद की हुई बैठक। मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्य कृषि, पशुपालन, अनाज उत्पादन, जल आपूर्ति का है प्रमुख केंद्र। किसानों का 100% दलहन, तिलहन और मक्का नेफेड द्वारा खरीदा जाएगा MSP पर। GST काउंसिल की 52वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी। मिलेट्स पर GST में की गई कटौती। गन्ना किसानों को लाभ देने के लिए शीरे पर GST घटाकर कर दिया गया 5%। बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वित्त मंत्रियों ने लिया भाग। तमिलनाडु के तिरुवंदनई में शनिवार को सागर परिक्रमा चरण 9 की हुई शुरुआत। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मछली किसान उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड का किया उद्घाटन। रूपाला ने मत्स्य पालन क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर दिया बल। कहा कि मछुआरों के बीच पहुंचने और जागरूकता बढ़ाने के लिए मत्स्य संपदा जागृति अभियान पर एक रणनीति पहल की गई है शुरुआत। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एवं डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने शनिवार को राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के केंद्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत आयोजित FPO और कृषक संगोष्ठी को संबोधित किया और कृषि में बदलावों की आवश्यकता पर बल देते हुए धनखड़ ने कहा कि भारत के किसानों को कृषि संबंधित तकनीक का पूरा फायदा उठाना है ताकि उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार हो सके। उन्होंने किसानों को कृषि उत्पादकों के व्यापार पर अपना स्थान तथा कृषि संबंधित रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया, जिससे किसानों को समृद्धि की दिशा में अग्रसर करने और देश के निर्यात क्षेत्र में नए पीढ़ियों को अवसर मिले। धनखड़ ने कहा कि मैं मालपुरा गया, वहां संस्थान है किसानों से जुड़ा हुआ। मैं जोबनेर गया, मैं ICAR गया, भरतपुर, बीकानेर, गुड़ामलानी गया। इन सब जगह इसीलिए गया क्योंकि ये किसान के विकास और उन्नति से जुड़ी हुई है। किसान से मिलने के लिए, किसान के हालात ठीक करने के लिए मुझे किसी की इजाजत की आवश्यकता नहीं है। यह मेरा संवैधानिक धर्म है, मेरा कर्तव्य है और इसी के तहत मैं मालपुरा गया। वहां संस्थान है किसान से जुड़ा हुआ। मैं जोबनेर गया, किसान से जुड़ा हुआ। मैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के कन्वोकेशन में गया, भरतपुर में संस्थान में गया। मैं बीकानेर गया, मूंगफली की एक बहुत बड़ी संस्थान है। मैं गुड़ामालिनी गया। इन सब जगह इसलिए गया, किसान की उन्नति से जुड़ी हुई हैं। थोड़ी मन में पीड़ा होती है कि जब इस तरीके का काम मैं कर रहा हूं तो कुछ लोगों को आपत्ति क्यों है, परेशानी किस बात की है। किसान का हित साधना हम सबका कर्तव्य है। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को उत्तराखंड के नरेंद्रनगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका
सलाहकार से बदलकर एक्शन प्लेटफॉर्म के रूप में कारगर साबित हुई है। उन्होंने कहा कि मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों का देश के जीडीपी और विकास में बहुत बड़ा योगदान है। शाह ने कहा कि मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्य देश में कृषि, पशुपालन, अनाज उत्पादन, खनन, जल आपूर्ति और पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। इन राज्यों के बिना जल आपूर्ति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अब देश भर के किसानों का 100% दलहन, तिलहन और मक्का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर नेफेड द्वारा खरीदा जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 52वीं GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। GST काउंसिल की 52वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि GST अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के लिए निर्णय पहले ही लिया जा चुका था। परिषद ने इस न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर एक अहम फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि फैसला लिया गया है कि अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक होगा। पहले ये 67 वर्ष था। गन्ना किसानों को लाभ देने के लिए शीरे पर GST 28% से घटाकर 5% कर दिया गया है। और DKMA ICAR डायरेक्टर और भारत सरकार में रहे पूर्व कृषक आयुक्त डॉक्टर S.K. मल्होत्रा ने कहा कि सरकार के इस कदम से गन्ना किसानों को लाभ होगा। एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ है जिसमें कि इसको GST को कम किया गया है और इथेनॉल की तरफ ले जाने के लिए इसका प्रयास किया गया है कि किसान अगर जरूरी नहीं है कि जो शुगर मिल है सिर्फ उसकी चीनी ही बनाएंगे, तो उसके जो 3 तरह के अलग अलग तरह के होते थे। पहले क्या होता था, सी मोलेसिस से जो है उसका इथेनॉल बनता था, और इसके बाद से अब ये भी परमिशन मिल गई कि हम B और A इथेनॉल जो पहली क्वालिटी का अच्छी गुणवत्ता वाला जो इथेनॉल है वो भी बनाया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे पास कभी बीच में कमी या अधिकता आती है उसको बैलेंस करने में जो है लाभ मिलेगा, और जो एक तरह से किसानों को कई बार जो मिल है वो पूरा पैसा कई बार नहीं दे पाती थी, तो वो जो है वो समस्या भी हल हो जाएगी। और वित्त मंत्री ने कहा कि मिलेट्स अथवा श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए GST काउंसिल ने फैसला लिया है कि यदि पाउडर के रूप में बाजरा या अन्य मिलेट्स को किसी अन्य आटे के साथ मिश्रित किया जा रहा है जहां वजन के अनुसार कम से कम 70% मिलेट्स है, तो उन उत्पादों पर 0% GST लगेगा। DKMA ICAR डायरेक्टर डॉक्टर S.K. मल्होत्रा ने कहा कि सरकार के इस फैसले से मिलेट्स को न सिर्फ बढ़ावा मिलेगा बल्कि किसानों को भी लाभ होगा। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी डिमांड निकल करके आ रही है सामने, जिसमें कि बाजरा को हम लोग एक तरह से मिलिंग का मतलब है फ्लोर में कन्वर्ट कर लिया आटे में, उसके बाद से उसके बिस्किट बनते हैं, नूडल बनते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं, और उसको प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। और भारत सरकार का जो ये फैसला है बहुत अहम फैसला है। इससे किसानों को सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार ने इसकी MSP तो डिक्लेयर की है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग के जो इससे सपोर्ट मिलेगा उससे जो है डिमांड बढ़ेगी तो निश्चित रूप से किसान को जो है उसको जो उत्पादन कर रहा है उसका अधिक मूल्य मिलेगा, अच्छा मूल्य मिलेगा, और एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अलग तरह की एक मांग निकल करके आएगी। चूंकि हम अभी इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स मना रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार संदीप दास ने कहा कि सरकार लगातार मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए ऐसे फैसले ले रही है जिससे किसानों को फायदा होगा। मिलेट का किसान है इसके लिए बहुत फायदेमंद है। इसका ऊपर कीमत पर भी उसका असर पड़ेगा, क्योंकि पहले 18% का वो था, और 18 से 5% करना वो बहुत बड़ा बहुत सारे इंडस्ट्री आपका जानकारी जब बता, तो बहुत सारे बड़े बड़े फूड इंडस्ट्री भी मिलेट को प्रोडक्ट लेकर, क्योंकि हेल्दी फूड है उसको लेकर काम कर रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियां मिलेट का प्रोडक्ट कर रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली फार्मर्स को फायदा होगा। मिलेट देखिए हमारा जो स्पेस रहा है फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो मेंशन जी का होता है राइस स्वीट को लेकर, बट मिलेट हमारा पुराना जो क्या है रेनफेड एग्रीकल्चर है, कम पानी का खपत लगता है, फार्मर्स के लिए फायदेमंद है और हेल्दी भी है। ये सब देखकर ये GST का फैसले में इसका असर प्राइस में ऊपर पड़ेगा, कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगा इसके ऊपर।
मत्स्य पालन विभाग और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ने मत्स्य पालन विभाग, तमिलनाडु सरकार, भारतीय तट रक्षक और मछुआरों के प्रतिनिधियों के साथ सागर परिक्रमा चरण 9 का आयोजन किया और साथ ही साथ इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा लिया, जिसकी शुरुआत शनिवार को तिरुवंदनई, तमिलनाडु से हुई। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने इस परिक्रमा का नेतृत्व किया। पुरुषोत्तम रुपाला ने डॉक्टर एल मुरुगन के साथ पारंपरिक मछुआरों और मछुआरों के साथ बातचीत की और मत्स्य पालन क्षेत्र में नई तकनीक के उपयोग पर बल दिया और कहा कि मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों की सहायता से नई तकनीक के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। सागर परिक्रमा आगे भी जारी रहा और तंजावुर जिले के मल्लीपट्टनम फिशिंग हार्बर पहुंचा, जहां रुपाला ने डॉक्टर एल मुरुगन और सरकारी अधिकारियों के साथ मछुआरों, मछली किसानों, मछुआरा सहकारी समिति के नेताओं के साथ बातचीत की और पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में चर्चा की और मछुआरों की आजीविका के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। खुली बातचीत में मछुआरों ने अपने अनुभवों, चुनौतियों और आकांक्षाओं को साझा किया। डॉक्टर एल मुरुगन ने मछुआरों के साथ बातचीत की और सामूहिक बीमा, PMMSY, FIDF और KCC जैसी योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभों के बारे में चर्चा की। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति राज्य के दौरे पर रहेगी। इस समिति में कृषि, सड़क परिवहन और राजमार्ग, जल शक्ति, ऊर्जा और वित्त मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। ये समिति सिक्किम की स्थिति और क्षति का आकलन करेगी और सहायता देने के लिए राज्य का दौरा करेगी। केंद्र सरकार सिक्किम में स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है और राज्य को सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री लगातार सिक्किम के मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने कल गंगटोक में ताशीलिंग सचिवालय में सिक्किम के मुख्य सचिव, विभाग, सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सड़क संगठन, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड और NHPC लिमिटेड के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। राज्य में पिछले 12 घंटों से हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश की स्थिति में भी सुधार हुआ है। शहर के अधिकांश इलाकों में बाढ़ के पानी का जलस्तर कम हुआ है। वहीं SDRF, जिला प्रशासन की ओर से राहत उपाय जारी हैं। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अनिल नगर, नवीन नगर, बमुनी मैदान और काहिलीपारा, रुकमणी गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में गुवाहाटी में 100 से 130 मिलीमीटर बारिश हुई है। जिला प्रशासन ने किसी भी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। मौसम विभाग ने असम के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। असम के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने के साथ राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उर्वरक क्षेत्र की विश्व की प्रमुख संस्था इफ्को द्वारा वर्ष 2023 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान कथाकार सुश्री मधु कांकरिया को प्रदान किया गया है। उन्हें ये सम्मान ग्रामीण और कृषि जीवन से जुड़ी समस्याओं, आकांक्षाओं और संघर्षों को मुखरित करने के लिए दिया गया है। देखते हैं OP यादव की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के क्रम में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने स्वच्छ भारत अभियान सप्ताह के क्रम में SKN कॉलेज कैंपस में साफ सफाई का बीड़ा उठाया है। कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने कॉलेज के छात्रों के साथ स्वयं साफ सफाई के इस महाअभियान की अगुवाई की। कुलपति के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने भी स्वच्छाग्रही बनकर खूब श्रमदान किया। कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि भारत को ग्रीन और क्लीन बनाने के लिए साफ सफाई को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की जरूरत है। राष्ट्रपिता स्वच्छता के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक थे और वो चाहते थे कि देश का हर नागरिक इसके प्रति जागरूक हो और जब भी हम इतने बड़े देश को स्वच्छ रख सकते हैं। हर व्यक्ति का, छात्र का या कर्मचारियों का नैतिक दायित्व है कि वो साफ सफाई के प्रति जागरूक रहे
प्रोफेसर बलराज सिंह ने पानी की बचत करने के साथ छात्रों को रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग पर चिंता जताते हुए से नो टू प्लास्टिक का नारा देकर इसकी जगह कृषि वेस्ट से बने उत्पादों को विकल्प के तौर पर अपनाने की अपील की। पानी की जो कमी भविष्य में आएगी उससे हम कहीं न कहीं उसका प्रबंधन कर सकते हैं। अब नई आवश्यकता है से नो टू यूज ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक। सिंथेटिक प्लास्टिक वातावरण के लिए, इस एनवायरनमेंट के लिए सबसे बड़ी थ्रेट है, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम में डिकम्पोज होता है। और आजकल जो है ना दूसरे एग्रीकल्चर वेस्ट बेस्ड बहुत सारे ऐसे यूटेंसिल्स, ऐसी चीजें आ रही हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि कृषि में खरपतवार नियंत्रण भी साफ सफाई का ही हिस्सा है। फसल में उगे गाजर, घास जैसे अवांछित खरपतवार की वजह से कृषि फसलों को काफी नुकसान भी होता है। अब हर जगह हर्बिसाइड यूज नहीं हो सकता। अभी स्थिति में हर्बिसाइड यूज करेंगे देयर विल बी नो यूज, लेकिन मैकेनिकली, मैनुअली, मशीन से उनका रेगुलर कंट्रोल हो। तो वीड्स क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या करते हैं, एक तो दे आर दी होस्ट फॉर डिजीज, पेस्ट एंड वायरसेस। डिजीज, पेस्ट और वायरसेस, पेस्ट भी इनमें छुपते हैं। भाई कीड़े मकोड़ों को छुपने की जगह तो चाहिएगी ना, वो मिट्टी के ऊपर, खाली मिट्टी के ऊपर थोड़ी सर्वाइव करेंगे। दे सर्वाइव ऑन द वीड्स, दे मल्टीप्लाई अमंग द वीड्स और फिर वो क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। गौरतलब है कि प्रोफेसर बलराज सिंह SKN कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में न केवल शिक्षा, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर से संबद्ध सभी कैंपस में साफ सफाई व हरियाली को बढ़ावा देकर केंद्र सरकार के ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया मिशन को जमीनी स्तर पर साकार करने के लिए भी काम कर रहे हैं। सफाई के इस महाअभियान में SKN कृषि महाविद्यालय जोबनेर के अधिष्ठाता डॉक्टर BL जाट ने सभी छात्रों से कचरा पात्र का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करने पर जोर दिया। वहीं डॉक्टर SP सिंह ने सफाई को पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी बताया। कृषि महाविद्यालय के रेडी प्रभारी डॉक्टर BS बधाला ने कहा कि इस अभियान में लगभग 128 रेडी छात्रों ने श्रमदान किया और स्वच्छता की प्रतिज्ञा ली। OP यादव की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। और स्वच्छता ही सेवा की संकल्पना के संदर्भ में देश भर में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में SKN कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह की पहल से कॉलेज कैंपस की साफ सफाई के साथ ही छात्रों ने खरपतवार नियंत्रण का कार्य किया। देखते हैं हमारे संवाददाता OP यादव की ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के क्रम में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने स्वच्छ भारत अभियान सप्ताह के क्रम में SKN कॉलेज कैंपस में साफ सफाई का बीड़ा उठाया है। कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने कॉलेज के छात्रों के साथ स्वयं साफ सफाई के इस महाअभियान की अगुवाई की। कुलपति के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने भी स्वच्छाग्रही बनकर खूब श्रमदान किया। कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि भारत को ग्रीन और क्लीन बनाने के लिए साफ सफाई को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की जरूरत है। राष्ट्रपिता स्वच्छता के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक थे और वो चाहते थे कि देश का हर नागरिक इसके प्रति जागरूक हो, और जब भी हम इतने बड़े देश को स्वच्छ रख सकते हैं। हर व्यक्ति का, छात्र का या कर्मचारियों का नैतिक दायित्व है कि वो साफ सफाई के प्रति जागरूक रहे। प्रोफेसर बलराज सिंह ने पानी की बचत करने के साथ छात्रों को रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग पर चिंता जताते हुए से नो टू प्लास्टिक का नारा देकर इसकी जगह कृषि वेस्ट से बने उत्पादों को विकल्प के तौर पर अपनाने की अपील की। पानी की जो कमी भविष्य में आएगी उससे हम कहीं न कहीं उसका प्रबंधन कर सकते हैं। अब नई आवश्यकता है से नो टू यूज ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक। सिंथेटिक प्लास्टिक वातावरण के लिए, इस एनवायरनमेंट के लिए सबसे बड़ी थ्रेट है। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की, और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। चालू खरीफ सीजन में तिल की बुवाई बीते साल से पीछे चल रही है। साल 2023 के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक 22 सितंबर तक खरीफ तिल की खेती 12,33,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान तिल की बुवाई
13,32,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो ज्यादातर मंडियों में शनिवार को तिल के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान तिल के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में तिल के भाव में गिरावट का रुख रहा। 6 तारीख को यहाँ तिल का भाव रहा 14,330 रुपये। 7 तारीख को भाव में 125 रुपये की गिरावट रही और भाव 14,205 रुपये पर आ गया। गुजरात की ही ऊंझा मंडी में भी तिल के भाव नरम हुए। 6 तारीख को यहाँ तिल का भाव रहा 15,750 रुपये। 7 तारीख को भाव में 125 रुपये की गिरावट रही और भाव 15,625 रुपये पर आ गया। गुजरात की ही जाम खंभालिया में भी तिल के भाव नीचे आए। 6 अक्टूबर को यहाँ तिल का भाव रहा 14,500 रुपये। 7 अक्टूबर को भाव 250 रुपये टूटकर 14,250 रुपये पर आ गया। राजस्थान की मालपुरा मंडी की बात करें तो यहाँ भी तिल के भाव में नरमी का रुख रहा। 6 अक्टूबर को यहाँ तिल के सौदे 14,500 रुपये के भाव पर हुए। 7 अक्टूबर को भाव 1,200 रुपये की गिरावट के बाद 13,300 रुपये पर आ गया। वहीं उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में इस दौरान तिल के भाव स्थिर रहे। भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। यहाँ 6 और 7 तारीख को तिल के सौदे 14,500 रुपये के भाव पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर तिल की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-2023 में कुल तिल की पैदावार 7,50,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-2022 के दौरान खरीफ तिल की उपज 7,89,000 टन रही। यानी इस साल कुल तिल की उपज में 39,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। काला पीपल मंडी में गेहूं के भाव में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं जामनगर और बहराइच मंडी में नरमी देखने को मिली, जबकि गाजियाबाद और दाहोद मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में गेहूं के भाव में किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं हुआ। यहाँ 6 अक्टूबर को यहाँ गेहूं का भाव रहा 2,800 रुपये। 7 अक्टूबर को भी यहाँ गेहूं के सौदे 2,800 के भाव पर ही हुए। गुजरात की ही जामनगर मंडी की बात करें तो यहाँ इस दौरान गेहूं के भाव कुछ नरम हुए। 6 अक्टूबर को यहाँ गेहूं का भाव रहा 2,650 रुपये। 7 अक्टूबर को यहाँ भाव 60 रुपये गिरकर 2,590 रुपये पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी की बात करें तो यहाँ इस दौरान गेहूं के भाव में कुछ तेजी दर्ज की गई। 6 अक्टूबर को यहाँ लोकवान किस्म के गेहूं का भाव रहा 2,285 रुपये। 7 अक्टूबर को भाव में 25 रुपये की तेजी आई और भाव 2,310 रुपये पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ 6 और 7 अक्टूबर को गेहूं का भाव 2,360 रुपये पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की ही बहराइच मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में कुछ नरमी आई। 6 अक्टूबर को यहाँ गेहूं का भाव रहा 2,375 रुपये। 7 अक्टूबर को भाव में 5 रुपये की गिरावट रही और भाव 2,370 रुपये पर आ गया। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। और मंडी भाव के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में
देशभक्ति, वीरता, साहस और अदम्य शौर्य की प्रतीक भारतीय वायुसेना आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रही है। प्रयागराज के बमरौली वायुसेना स्टेशन पर समारोह का उद्घाटन किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने परेड की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं। योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं की आस्था के प्रतीक विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। दिल्ली पुलिस ने जाली नोट छापने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडा फोड़ किया है। दिल्ली पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह फर्जी वेब सीरीज से प्रभावित होकर जाली नोट छापने में लगा हुआ था। दिल्ली पुलिस ने 19,74,000 के नकली नोट छापने वाली मशीन व अन्य सामान भी बरामद किया है। पूर्वी दिल्ली की पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस की टीम ने नकली नोट की तस्करी और सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने भारत और नेपाल के 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 18,54,000 की कीमत का भारतीय नोट बरामद हुआ है और साथ ही साथ 46,60,000 की कीमत का नेपाली नोट बरामद हुआ है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में शनिवार शाम को एक दर्दनाक हादसा हो गया है। बेंगलुरु की बाहरी इलाके अट्टी वैली में एक पटाखे की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें 14 श्रमिकों की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं राज्य सरकार ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।